हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। चलिए पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी क्या होती है। कोलिजन थ्योरी कहती है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मान लीजिए हमारे पास ए एंड बी रिएक्टेंट है, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में कोलिजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तभी हमारा रिएक्शन होगा और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हर एक कोलिजन इफ़ेक्टिव नहीं होता। हर एक कोलिजन इफ़ेक्टिव नहीं होता का मतलब है कि हर एक कोलिजन होने के बाद हमारा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बने। हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कब बनेगा, यानी हमारा इफ़ेक्टिव कोलिजन कब होगा। तो इफ़ेक्टिव कोलिजन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहला, उस रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है, तब हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, रिएक्टेंट का प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने का मतलब क्या है। बैरियर को क्रॉस करने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसके पास खुद की कुछ एनर्जी है, ठीक है, ये इस रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, तो ये ER हम मान लेते हैं, ये इस रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी को क्रॉस करके जाना है, यानी कि अगर इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इसे क्रॉस करके तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एनर्जी जो होती है, इतनी एनर्जी तो इस रिएक्टेंट के पास पहले से थी। जैसे कि मैंने आपको आर्नियस लॉ में बताया था एक्टिवेशन एनर्जी समझाते वक्त कि जब वाटर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा। मुझे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए, तो वो उसकी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई इस वाटर के लिए। इस रिएक्टेंट के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी इसे क्रॉस करनी ही है तभी ये वेपर बनेगा। तो ये मैंने कहा कि वाटर जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर में, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा वाटर क्या है, रूम टेम्परेचर में, तो मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस मैंने पहले से इसके पास टेम्परेचर है, लेकिन बाकी इसे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और चाहिए वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, यही क्या है, हमारा EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी होगी इसे हमें क्या करना होगा, इस रिएक्टेंट को देना होगा ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो एनर्जी बैरियर क्या कहता है, एनर्जी बैरियर कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके पास उसकी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और प्रोसेसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो, तभी ये क्रॉस हो सकता है प्रोडक्ट में, तभी ये जा सकता है प्रोडक्ट में। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता और ये कोलिजन प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी बैरियर के अकॉर्डिंग इट स्टेट दैट इफेक्टिव कोलिजन इज द वन इन विच द कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, यहाँ से हमें क्या पता चला, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E-EA/RT के। अब ये E⁻⁻RT क्या है, ये है जितने मॉलिक्यूल्स हमारे इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हमारे इस बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। यानी ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, कितने हमारे मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing a minimum of activation energy EA at a particular temperature is given by E⁻⁻EA/RT, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
नाउ सेकेंड थिंग हमें कोलोजन थ्योरी कहती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कोलोजन फ्रीक्वेंसी पे। अब कोलोजन फ्रीक्वेंसी क्या है? हमने फ्रीक्वेंसी टर्म पढ़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया हमारा? पर यूनिट टाइम। तो कोलोजन फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ कोलोजन जो पर यूनिट टाइम में हो रहे हैं। कि हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हीट दिया। अब क्या होगा, ये हीट देने के बाद ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे और ये आपस में टकराएंगे। तो क्या होगा, कोलोजन बहुत तेज़ी से होने लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोलोजन जो इंक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ कोलोजन जो हो रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, वही हमारा क्या है, कोलोजन फ्रीक्वेंसी है, जिसे कि हम ZAB के थ्रू डिनोट करते हैं। The rate of reaction depend upon the collision theory ZAB, number of collision occurring in unit volume of gaseous reaction and in unit time. आई होप आपको दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। एनर्जी बैरियर पे कैसे हमारा जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए डिपेंड करता है, और कोलोजन फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि यहाँ से हमारे पास R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एक तो ZAB एंड दूसरा है हमारे पास e⁻⁻EA/RT। ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं थर्ड टर्म, जो कि है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है CH3Br+OH-। यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, प्लस का और ये माइनस का होगा। इट गिव्स, ये हमें क्या देगा, जब ये कंबाइन होगा इसके साथ तो जाएगा CH3OH- और ये Br जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Br-। लेकिन यहाँ पे जो ये रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे कोलोजन हो रहा है CH3 और OH- के बीच में। लेकिन ये जो कोलोजन है अगर ये इफ़ेक्टिव होगा, यानी कि अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो हम देखते हैं कि कोलोजन होता कैसे। मान लीजिए ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br- एंड ये हो गया हमारा OH-। अब होगा क्या, ये जो OH- है इसके साथ कैसे कंबाइन होगा, या तो ये इस तरीके से कंबाइन होगा या फिर ये पीछे से जाके कंबाइन होगा। तो अगर ये सामने से जाके कंबाइन होगा तो होगा क्या, HCH एंड Br-OH-। दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम कैरी कर रहे हैं तो रिपेल कर देंगे, यहाँ पे कोई भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर हम बात करें, अगर ये पीछे से जाएगा, ये साइड से जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये OH- यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ये जो Br- है ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से इस बॉन्ड को लेके बाहर निकल जाएगा। यानी कि और ये जो OH- जो होगा हमारे कार्बन में जुड़ जाएगा, और ये जो बॉन्ड होंगे ये टूट के क्या हो जाएंगे, दोबारा से न्यू बॉन्ड बन जाएगा। यानी कार्बन OH यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये H हो गया, प्लस Br- हमारा बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ये CH3OH- है ये हमारे पास बन जाता है। इसे हम कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, ये हमारा क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन था। यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट भी नहीं बना। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो हमें उसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कोलोजन थ्योरी है वो हमें क्या कहती है कि अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो इफ़ेक्टिव कोलोजन चाहिए होता है, और इफ़ेक्टिव कोलोजन के लिए एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना पड़ता है। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो हमारे ZAB एंड e⁻⁻EA/RT एंड P। यहाँ पे जो P है ये क्या है, फ्रैक्शन है, यानी ओरिएंटेशन फ्रैक्शन को हम इस P फैक्टर से डिनोट करते हैं, जिसे कि हम स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। स्टेरिक फैक्टर और हम इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी हम इसे कहते हैं। तो ये जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमने आर्नियस इक्वेशन पढ़ी थी, यानी K इज़ इक्वल टू A KA e⁻⁻EA/RT,
यहाँ पे जो ये ए है इन दोनों से मिलके बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ए यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो हमारे कोलोजन फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, एक तो कोलोजन फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोलोजन थ्योरी क्या होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।